हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 190। इससे पहले इस कहानी के 189 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। निर्भय ने भी अपनी बातों को जल्दी से सही करते हुए शुभ की तरफ देखा और कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि आपने अपने समधी को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं मना किया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उस अजय के साथ कर दी और आप ऐसे ही देखते रहे। आपको मेरे दिल का जरा सा भी ख्याल नहीं आया मामू। आपने एक बार भी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा। तो अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। शुभ को भी अब गुस्सा आ गया और वो निर्भय के सामने गया और फिर खींचकर एक चांटा उसके गाल पर जोर से जड़ दिया। और फिर ये देखकर तो बंदरों की टुकड़ी ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। अरमान उसने भी अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था और फिर अपनी आंखें बंद करके मन ही मन बोलता है कि सही बात है, अकेला मैं ही क्यों पिटूं। सही हुआ है इन डायलॉग बाजी के चक्कर में मम्मी ने भी मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया है। बचपन से लेकर आज तक मम्मी ने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन संकल्प और निर्भय की लव स्टोरी में मेरे ऊपर हाथ भी साफ कर दिया मम्मी ने। निर्भय हैरानी से भी शुभ को देख रहा था और बंदरों की टुकड़ी को तो एकदम से हंसी आ रही थी और वो अच्छे से जानती थी कि वो कितना मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही है। आखिरकार निर्भय ने भी अपना पूरा ड्रामा और भी तेज जोर से कर दिया और फिर शुभ ने भी निर्भय की आंखों में देखकर गुस्से से कहा कि ये सब कुछ हुआ है तो तुम्हारे भाई संकल्प की वजह से, समझा। तो हमेशा संकल्प तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहा ना, और फिर तुम थोड़ी समझदारी उसके अंदर भी तो डाल देते तो कितना अच्छा हो जाता। निर्भय मन ही मन खुद से बोलता है कि क्या बताऊं छोटे मामा, मैंने तो बहुत ही ज्यादा समझाया था इस नालायक को, लेकिन कुत्ते ने मेरे थप्पड़ लगवा ही दिया आखिर में आपसे, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पर है। इतने में ही बोलकर निर्भय ने भी धैर्य की तरफ देखा तो धैर्य ने भी बालकनी की तरफ इशारा किया, जहां पर संकल्प उदास मन से खड़ा हुआ नीचे का नजारा देख रहा था। वो भी जानता था कि ये सब कुछ एक प्लान है और सब अच्छे से प्लान पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सिया की हालत देखी नहीं जा रही थी और अब वो ये सब कुछ मान चुका था कि उसने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत किया है। कुछ घंटे पहले तो संकल्प को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ भी करके बस सिया और अजय की शादी टूट जाए, और फिर अब जब सच में सिया और अजय की शादी टूट गई थी तब जाकर संकल्प बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे अपनी गलती की एहसास हुई रही थी। तो वहीं नीचे गार्डन में खड़े हुए शुभ ने भी ना में चिल्लाते हुए कहा कि अगर तुम्हारा भाई संकल्प झूठ नहीं बोलता तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। संकल्प ने सिया के साथ जो कुछ भी किया है ना, बहुत ज्यादा गलत किया है और फिर उसके लिए सिया उसे कभी भी माफ नहीं करेगी और ना ही मैं कभी उसे माफ करूंगा। यकीन नहीं आता है कि संकल्प मेरा बेटा है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मेरा गुस्सा तुम पर निकले और तुम्हारे भाई पर निकले तो फिर सच कहता हूँ, दोनों ही मुझे ना नजर भी मत आ जाना इस घर में। मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को। अपने जितने भी सवाल है ना संकल्प के पास लेकर जाओ, समझे तुम। और फिर तभी निव्यांश ने भी निर्भय को कुछ इशारा किया और निर्भय ने भी चिल्लाते हुए गुस्से से कहा कि मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ मामू, मुझे कुछ भी नहीं पता है। आप लोगों ने मिलकर मेरी दुनिया उजाड़ दी है, मेरी निशी को मुझसे दूर किया है, हम दोनों प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग किया है और अब यहाँ पर खड़े होकर मुझ पर ही गुस्सा निकाल रहे हो। सही कहा मामा आपने, आपको क्या पता कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। आपने तो जिससे प्यार किया है वो तो आपको मिल ही गया ना, तो फिर आपको दर्द का एहसास भी होगा तो कैसे होगा, पर मुझे तो है ना मेरे दर्द का एहसास। इतना कहकर निर्भय ने भी अपने सीने पर एक उंगली रखी और फिर वहां पर हल्का सा दबाते हुए गुस्से की तरह कहा कि यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है मामा, मुझे यहाँ पर हो रहा है, तब तक दर्द होता रहेगा जब तक मुझे मेरी निशी नहीं मिल जाती है। समझ गए आप लोग, मैं अपनी निशी के बिना नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं उसके बिना। इस बार रुद्र ने भी थोड़ा सा घूरते हुए गुस्से से कहा कि निर्भय बस बहुत हो गया है, रांझा और मंजनू जैसी हरकतें बिल्कुल भी मत करो। निशी की शादी हो गई है अब और तुम ये बात एक्सेप्ट करोगे और फिर तुम्हारे पापा ने जो कहा है उसे अच्छे से समझो। तुम इतने भी कमजोर नहीं हो ना ही हमारे सामने इतने ज्यादा कमजोर बनने की कोशिश करो तुम, समझे तुम। निर्भय ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए थोड़ा सा भावुक होते हुए अपनी आंखों में जबरदस्ती पानी लाते हुए फिर से बोलता है कि नहीं नहीं मामा, मैं नहीं रह पाऊंगा अपनी निशी के बिना, एक पल भी नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। इतना कहकर उसने निव्यांश के कंधे
पर अपना सिर रख लिया, क्योंकि उसे भी अब बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। फिर वो निव्यांश के कानों में धीरे से बोलता है कि यार रोहान कहाँ पर गायब हो गया है, आएगा भी या फिर नहीं आएगा, मेरा गला बहुत ज्यादा दुख गया है, बोलते बोलते अब और नहीं बोल पाऊंगा यार, एक दो चांटे और खाऊं क्या मैं, बता अब यार, ऐसा प्यार किया है मैंने कि दो चांटे भी पहले से ही खा चुका हूँ, इस प्यार में कहाँ है रोहान, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा यार, एक गिलास पानी तो पिला दे मुझे, गला सूख रहा है मेरा। अब निर्भय की हालत वानर सेना से भी देखी नहीं जा रही थी और फिर नील ने भी निर्भय के कंधे पर प्यार सा अपना हाथ लगाया और फिर निर्भय ने भी किसी छोटे से बच्चे की तरह नील का हाथ झटक दिया और फिर नील जो प्यार से फिर से अपना हाथ लगाकर निर्भय से बोलता है कि बच्चे प्लीज मेरी बात तो सुन। तो निर्भय ने एक बार फिर से नील का हाथ झटकते हुए थोड़ा सा गुस्से करते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं सुन रहा हूँ आपकी बात। और तभी रोहान की आवाज एकदम से आती है, निर्भय, निशि की शादी अजय से नहीं हुई है। और ये सुनकर तो सबने पीछे पलट कर देखा जहाँ पर रोहान खड़ा हुआ था और तभी रोहान किसी हीरो की तरह निशि के सामने से हट गया और फिर निशि को वहां पर देखकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। खासकर शिखा और शोभित की आंखें तो ऑलमोस्ट बाहर ही आ चुकी थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने निशि को अपने हाथों से अभी के अभी गाड़ी में बैठाकर विदा किया था और फिर अब वो उनके सामने ऐसे खड़ी हुई थी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब बहुत ज्यादा हैरान थे। रोहान के चेहरे पर तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट थी और फिर बंदरों की टुकड़ी को तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी, पर वो अच्छे से जानते थे कि अगर वो इस वक्त हंसे तो वानर सेना अभी के अभी उन पर बजा देगी, इसीलिए सब सन्नाटे में खड़े रहते हैं। तभी धैर्य ने निर्भय को कोहिनी मारकर कहा कि आखिरी शॉट, जा जा जल्दी से निशि के पास जा। तो निर्भय तो जल्दी से भागता हुआ निशि के पास आया और फिर उसे एकदम से अपने गले लगाकर एक्टिंग करता हुआ थोड़ा सा भावुक होकर बोलता है कि निशि, निशि तुम्हारी शादी अजय के साथ नहीं हुई है, तुम मेरे सामने खड़ी हो, ये क्या ये सब कुछ झूठ है, क्या ये लोग सच में झूठ बोल रहे थे, ये सब कुछ एक नाटक हो रहा था, क्या तुम सच में मेरे सामने खड़ी हो, वरना मेरी तो निशि मुझे ऐसे छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती, मैंने पहले ही सोचा था। इतना कहकर उसने निशि को अपने गले लगा लिया और फिर निशि जो धीरे से बोलती है कि सच में आप कितनी मस्त एक्टिंग करते हैं यार, कितनी देर से मैं खिड़की के पास आपकी एक्टिंग को देख रही थी, कितनी एक्टिंग बाज हैं आप, एक नंबर के एक्टिंग बाज हैं। पहले कह देती हूँ शादी के बाद ये सब कुछ तो बिल्कुल भी मत करना मेरे सामने, वरना मेरी तो जान ही निकल जाएगी, समझे आप। तो निर्भय को तो एकदम से हंसी आ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हंसता है, बस चुपचाप से निशि को ऐसे ही पकड़कर अपने गले लगाकर खड़ा रहता है। और तभी नील ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि रोहान क्या है ये सब कुछ, वो लड़की कौन है जिसे हमने अभी अभी अजय के साथ भेज दिया। तो रोहान ने भी अपने हाथ बांधकर कहा कि बड़े पापा, मैंने अपने पापा से कहा था ना कि मैं सबूत के साथ ही वापस आऊंगा, तो फिर बस समझ लीजिए कि मैं सबूत लेकर आया हूँ, मैं सबूत को लेने ही गया था, आप लोगों ने तो संकल्प का दिल ही तोड़ दिया, थोड़ा भी अपने बेटे पर यकीन नहीं है आप लोगों को। नील ने इस बार थोड़ा सा गुस्से में रोहान की तरफ देखकर कहा कि रोहान तुम जानते भी हो संकल्प ने क्या किया है, किस तरह ओबरॉय फैमिली के सामने बेशर्मों की तरह अपने प्यार का इजहार कर रहा था, ये पूरी तरह से हम लोगों की बेइज्जती करा दी है इसने सबके सामने। रोहान ने इस बार नील की आंखों में देखकर कहा कि तो फिर आपने प्यार का इजहार करना गलत है क्या पापा, बताइए आपने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया क्या बड़ी मम्मी से, क्या पापा ने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, बोलिए क्या चाचू ने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, क्या आप लोगों ने ये सब कुछ कभी भी नहीं किया था, या फिर निहाल फूफा जी ने कभी भी बुआ को आई लव यू नहीं बोला, कभी भी उन्हें प्रपोज नहीं किया या उनके साथ जबरदस्ती शादी नहीं करी, बताइए किया तो होगा ही ना आप लोगों ने, खुद ने तो बड़ी माँ को भी उन्हीं की शादी से किडनैप कर लिया था आपने, ताकि बड़े पापा की शादी बड़ी माँ से आराम से करवा सकें, और फिर अब हम लोगों ने ये सब कुछ कर दिया तो हम लोग बुरे हो गए, तब आप सबको आपकी इज्जत की बेइज्जती का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था कि जब आप लोगों ने ऐसा किया था, आप लोग करो तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे भाई ने कुछ भी कर दिया तो वो बुरा हो गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि संकल्प ने जगह और सिचुएशन को नहीं देखा, बस उसने अपने दिल का इजहार सबके सामने कर दिया, जो दिल में था उसने वो सबके सामने बोल दिया। खोट नहीं है मेरे भाई के दिल में बिल्कुल भी, समझे आप, इसीलिए जो किया है उसने वो भी सबके सामने ही किया है, पर बदले में आप सब ने क्या किया है उसके साथ, निशि की शादी अजय के साथ करने के लिए तैयार हो गए थे, दो प्यार करने वालों को अलग करने लगे थे, एक बार भी पापा को रोकने की कोशिश नहीं करी आपने। इतना कहकर रोहान शोभित के सामने गया और फिर बोलता है कि पापा आपको ऐसा क्यों लगता है कि निशि पर सारा हक बस आपका ही है, मेरा और अरमान का कोई भी हक नहीं बनता है मेरी बहन निशि के ऊपर, बोलिए अरमान ने भी आपको रोकना चाहा, बहुत बार उसने मना किया आपको, लेकिन आपने तो अरमान को भी नहीं रोकने दिया, उसकी भी एक बात नहीं सोची।
सोची? क्या सोचकर आपने निशी की शादी उस अजय के साथ करवा दी? बोलिए। इसीलिए क्योंकि दुश्मनी का बीज पनप ना पाए, इसीलिए तो इसकी गारंटी देते हैं। क्या आपकी अगर अजय की शादी निशी के साथ हो जाती तो क्या वो दुश्मनी भूल जाता? क्या वो हम लोगों को माफ़ कर देता? हो सकता है कि वो निशी को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता, उससे बदला लेता, उसे मारता पीटता, उसे सुसाइड करने पर भी मजबूर कर देता। कभी आपने ये सब कुछ सोचा क्या? इस बात की गारंटी ले सकते हो क्या आप लोगों को बस अजय कहाँ से अच्छा लग गया, मुझे नहीं समझ में आता। अजय ने सिया की बातों पर यकीन नहीं किया। सिया को जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब वो इतना ज़्यादा रोकर अपनी सच्चाई बता रही थी, वो सिया के साथ में नहीं था। उसे सिर्फ पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, उसे किसी भी लड़की से कोई भी लेना देना नहीं है। पापा, आप उस हार्टलेस इंसान के हाथ में हमारी निशी का हाथ उस अजय के हाथ में थमाना चाहते थे, उसके साथ शादी करना चाहते थे। शोभित तो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप से गुनाहगारों की तरह बस रोहान के सामने खड़ा रहता है। तभी रुद्र ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने किस लड़की को अजय के साथ मंडप में बैठा दिया, किसके साथ तुमने उसकी शादी करवाई है? तो रोहान ने भी पलटकर रुद्र की तरफ देखा और फिर अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहा कि सोच ही रहा था पापा कि आखिर आप इतना ज़्यादा सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे। तो फाइनली अगर मैं अपने दोनों पापा को कुछ भी कहूँ तो फिर वो एक दूसरे की सपोर्ट में ज़रूर ही बोल पड़ते हैं। अगर मैं शोभित पापा को कुछ कहता हूँ तो आप ज़रूर बोलेंगे। रुद्र आगे आया और फिर रोहान को देखकर बोलता है कि मैंने जो पूछा है तुमसे उसका जवाब दो मुझे, समझे तुम? आपने पापा का यहाँ पर सबके सामने गुनाहगार ठहरा कर तुम अपनी गलती को नहीं छुपा सकते हो। रोहान बोलता है कि पापा पहले आप बताइए कि आपने शादी क्यों नहीं रोकी, क्यों नहीं रोका आपने शादी? रुद्र ने भी रोहान की तरफ अपना थप्पड़ दिखाते हुए कहा कि एक थप्पड़ मारूंगा ना तो सीधा प्रताप हाउस से बाहर जाकर गिरेगा, समझा? तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तू मुझे जवाब देगा, समझा? तू हमें जवाब देगा। तेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तेरा बाप हूँ, तेरा बाप, तू मेरा बाप नहीं है। रोहान ने भी रुद्र के पीछे देखा जहाँ पर निव्यांश हाथ जोड़े खड़ा हुआ था, जैसे कहना चाहता हो कि प्लीज यार क्यों गुस्सा दिला रहा है, बता देना सबको सच सच क्या है। दो थप्पड़ संकल्प को लग चुके हैं, एक अरमान को भी लग चुका है और फिर एक निर्भय को भी तो लग चुका है। इससे पहले कि तुझे भी थप्पड़ लग जाए तो सबको पहले ही सच बता दे रोहान, बता दे। अब जाकर रोहान को भी लगा कि सच सच बताना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना रुद्र का थप्पड़ सीधा रोहान के गाल पर ही आएगा। तो रोहान अभी कुछ भी नहीं बोला, शायद कुछ सोच रहा था और फिर तभी नील बोलता है कि रोहान बताएगा कि नहीं कौन है जिसकी शादी हमने अजय के साथ अभी अभी करवाई है, बता हमें कि आखिर सच क्या है। इस बार रोहान बोलता है कि वो अजय की गर्लफ्रेंड थी। इतना कहकर रोहान ने अपनी जेब में से कुछ फोटोग्राफ्स निकाली और फिर रुद्र के हाथ में थमा दी और बोलता है कि लीजिए आप भी देख लीजिए अपने अच्छे अजय की हरकतों पर आपका क्या ख्याल है। आप लोग ऐसे लड़के से मेरी बहन की शादी करवा रहे थे। अरे निशी तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, उसे तो छोड़ ही दीजिए। आपको तो इससे सिया की शादी भी नहीं करवानी चाहिए थी। रुद्र उन फोटोग्राफ्स को गौर से देख रहा था, फिर उसने वो फोटोग्राफ्स नील के हाथ में रख दी थी। नील ने भी वो फोटोग्राफ्स देखी तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई थी और उन फोटोग्राफ्स में अजय और ज्योति दोनों ही थे। दोनों को देखकर साफ साफ लग रहा था कि जैसे दोनों ही मेड फॉर ईच अदर हैं, दोनों एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं, दोनों ही परफेक्ट कपल लग रहे थे। नील ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखकर कहा कि अगर ये ज्योति से प्यार करता था तो फिर उसने सिया को प्रपोज क्यों किया, सिया की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा था। रोहान बोलता है कि आजकल के लड़के ना ऐसे ही करते हैं बड़े पापा, प्यार किसी और से करते हैं, प्रपोज किसी और को करते हैं और फिर शादी किसी और से करते हैं और फिर फिजिकल नीड किसी और के साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कि अजीब उन्हीं में से एक है, वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। तभी रुद्र बोलता है कि अजय ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने अजय के बारे में सब कुछ पता करवाया है, वो ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ पता करवाने के बाद ही मैंने सिया का हाथ उसके हाथों में देने की ठानी थी, समझा तो? और फिर मैं जानता हूँ कि अजय की एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, शायद वो यही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अजय पर उंगली उठाओगे, उसके कैरेक्टर को लेकर ऐसे उल्टी टेढ़ी बातें करोगे। रोहान ने भी ताली बजाते हुए कहा कि क्या बात है, आंखों देखी मक्खी निगल रहे हो पापा आप। मैंने तो अजय की सच्चाई लाकर आपके हाथों में रख दी है और फिर अब आपको वादे के मुताबिक अजय और सिया की शादी टूटने का कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। आपने खुद ही कहा था, आपने वादा किया था कि आप कोई भी दुख नहीं मनाएंगे, ना ही इस बात को दुख होना चाहिए। अब आपको अजय की शादी निशी से नहीं हुई है, बात यहीं पर खत्म करो और संकल्प को माफ कर दो सब कोई, और खुशी खुशी मेरे भाई की शादी अब सिया के साथ करवा दो। आज नहीं तो कल सिया भी संकल्प को माफ कर ही देगी और फिर उन दोनों की लव ट्रैक पर लव स्टोरी आ ही जाएगी। तो नील अभी उन फोटोग्राफ्स को ही देख रहा था और फिर उसने वो फोटोग्राफ्स बाकी
बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी दिखा दी। आखिर में शोभित के हाथ में जब वो फोटोग्राफ्स आती हैं तो शोभित को भी कहीं ना कहीं अब तसल्ली हो गई थी कि शायद रोहान ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। उसने उसकी निशी की जिंदगी बिल्कुल बचा ली है। रोहान ने भी हाथ बांधकर वानर सेना की तरफ घूर कर देखा तो वानर सेना कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब थोड़ा थोड़ा सुबह भी हो चुकी थी। रोहान ने सबको देखकर कहा कि मैं जानता हूँ आप लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा अकड़ है, माफी तो आप लोग मांगोगे नहीं हमसे। मैं घर से क्या गया, आप लोगों ने तो घर की औरतों को भी रुला रुला कर पागल कर दिया है, रुला रुला कर रुंदौली बना दिया है। देखो जरा किसी एक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नहीं नजर आ रही है, सब कितना ज्यादा उदास हैं। निहाल ने भी रोहान की तरफ गौर से देखा और कहा कि तो तू क्या चाहता है कि हम तेरे भाइयों से माफी मांगे, बता हमें। तो रोहान ने भी अब निहाल की तरफ देखकर अपनी आंखें छोटी की और फिर बोलता है कि मैं चाहूंगा तो आप माफी मांग लेंगे क्या फूफा जी? नहीं ना तो फिर डायलॉग क्यों मार रहे हो आप? तो नील ने भी रोहान को थप्पड़ दिखाते हुए गुस्से से कहा कि ऐसी बातें करोगे तुम अपने फूफा जी से, तुमको बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पूरी फैमिली में अब शांति छाई गई थी और फिर तभी संकल्प ने भी बालकनी से आवाज लगाते हुए कहा कि रोहान भाई, सिया दरवाजा नहीं खोल रही है, उसका दरवाजा बहुत देर से बंद है। यह सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। जो कुछ भी अभी हुआ था उसकी वजह से सिया को एकदम से सदमा लग गया था और अब शायद वो अपने साथ कुछ गलत करने वाली थी और सब भागते हुए अब सीधा सिया के कमरे की ओर जाते हैं। संकल्प कमरे के गेट को बहुत देर से बजाता हुआ बोल रहा था कि सिया, सिया प्लीज दरवाजा खोलो, सिया प्लीज मेरी बात तो सुन लो, सिया अजय की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी, सिया प्लीज मेरी बात सुनो, सिया प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन अंदर से ना कोई आवाज आ रही थी और ना ही सिया अभी तक दरवाजा खोल रही थी। संकल्प का गला तो अब सूखता जा रहा था, उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। निर्भय ने भी अपने कंधे से दरवाजे को मारना शुरू कर दिया था, लेकिन अकेले निर्भय से वो दरवाजा कैसे खुल जाता, इतना भारी दरवाजा था। अब इस बार बंदरों की टुकड़ी ने एक साथ मिलकर दरवाजे पर जोर से जोर लगाया, लेकिन तब भी दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। रोहान ने दरवाजा बजाते हुए कहा कि सिया, सिया दरवाजा खोलो, कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना अपने साथ, कुछ भी नहीं हुआ है। सिया पहले हमारी बात सुन लो, तुम कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन अंदर से अभी भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। रोहान ने भी निव्यांश की तरफ देखा और फिर बोलता है कि अब तो दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। नील ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि तो फिर क्या मैं दरवाजा तोड़ने के लिए मुहूर्त निकलवाऊं क्या, तब तोड़ोगे? कहीं ऐसा ना हो कि बच्ची ने कुछ गलत कर लिया हो अपने साथ। अगर आज ऐसा कुछ भी हो गया ना तो फिर तुम सारे बंदरों की टुकड़ी को मैं घर से आज के आज ही निकाल दूंगा। याद रखना, सिया की सलामती से ही तुम्हारी माफी है, समझे तुम? अब तो बंदरों की टुकड़ी एकदम से जोश में आ गई थी और फिर सब ने एक साथ दरवाजे पर जान लगाई और तभी संकल्प भागता हुआ आया, हाथ में एक हथौड़ा लेकर आया और फिर बोलता है कि हटो आगे से, ऐसे तो ये दरवाजा कभी भी नहीं खुलेगा, इसे तो अब तोड़ना ही पड़ेगा। सब आगे से एकदम से हट गया और फिर तभी संकल्प ने भी उस हथौड़ों को जल्दी से लॉक पर मारना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में दरवाजे का लॉक टूट जाता है और संकल्प ने हथौड़ा एक साइड में रखा और फिर जल्दी से सब दरवाजे खोलकर अंदर आ जाते हैं। सबकी आंखें तो अब हैरानी से खुली की खुली रह गई थी। सिया जो बेड पर अधमरी हालत में लेटी हुई थी, उसके हाथ से खून निकल रहा था। यह नज़ारा देखकर संकल्प की तो जान ही निकल गई थी। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और घबराहट हो रही थी। वो जल्दी से आगे आया और उसने सिया की कलाई पकड़ ली और सब सिया को देखने लगते हैं। जिया ने भी अब रूही को देखकर कहा कि रूही गर्म पानी लेकर आओ जल्दी से, अभी के अभी। फिर उसने नियति से कहा कि नियति फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ अभी, इसने अपनी नस काट ली है, इसकी बैंडेज करनी पड़ेगी अभी के अभी। तो जिया तो अभी सिया की ट्रीटमेंट में लग गई थी और इतने में ही नील ने एक और थप्पड़ संकल्प के गाल पर जोर से जड़ दिया। संकल्प का चेहरा तो अब पूरी तरह से एक साइड पर हो गया था। इस वक्त संकल्प का दिल का हाल भी बहुत ज्यादा बुरा था। आज तो संकल्प के ग्रह खराब चल रहे थे, थप्पड़ पर थप्पड़ लगे जा रहे थे, लेकिन रोहान से अब संकल्प की पिटाई बिल्कुल भी देखी नहीं गई और वो संकल्प के आगे आकर खड़ा हो गया और फिर नील को देखकर गुस्से से बोलता है कि बड़े पापा, ये कोई तरीका नहीं है संकल्प से बात करने का, आप उस पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते हैं, आप ऐसे कैसे मेरे भाई को बार बार मार सकते हो। तो नील ने भी जब से सिया को ऐसी हालत में देखा था उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। उसने एक और थप्पड़ रोहान के गाल पर जड़ते हुए गुस्से से कहा कि ऐसे ऐसे मारा है मैंने तेरे भाई को। फिर उसने अभी बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखकर कहा कि किसी को भी कुछ पूछना है कि मैंने संकल्प को क्यों मारा है, किस वजह से मारा है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता है। चुपचाप से अपने मुंह में दही जमा कर खड़े हो गए थे, क्योंकि किसी को भी पीटने का मूड बिल्कुल भी नहीं कर रहा
रहा था। आखिरकार कुछ सोच कर निव्यांश ने धीरे से कहा कि पापा, सिया को कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। डॉक्टर हसीना देख रही है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नील ने भी आंखें फाड़े निव्यांश को घूर कर देखा और फिर उंगली दिखाकर बोलता है कि एक और शब्द नहीं, समझा? तो एक भी शब्द नहीं सुनना है मुझे। ऐसा ना हो कि मैं तुम सबको घर से अभी के अभी निकाल दूं। बहुत हो गया है तुम लोगों का बचपना, समझे? तुम्हारे बचपन के चक्कर में देखो सिया की क्या हालत हो गई है, कितना ज्यादा तड़प रही है मेरी बच्ची। थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? तुम भाइयों को समझते क्यों नहीं हो तुम सब? ये कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है, जो तुम सोचोगे वहीं पर हो जाएगा। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि अगर इस लड़की को भी कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हम। इतना कहकर नील ने अभी जिया की ओर देखा तो फिर जिया ने भी अपनी पलकें झपकाते हुए कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगी। उसे अभी ठीक से नस भी नहीं काटी गई है, बस थोड़ा सा खून बह गया है, थोड़ी देर में ही इसे होश आ जाएगा, सब कुछ नॉर्मल है। सबने एक गहरी सांस ली और फिर नील आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। सच में अगर आज सिया को कुछ हो जाता तो नील अपने बच्चों को सच में आज घर से जरूर निकाल देता। और तभी रुद्र गुस्से से आगे आता है और फिर उसने नील के सीने पर अपना हाथ रखकर हल्का सा रब करते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ है सिया को, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। देख जिया दी ने भी बोल दिया है ना कि सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर रुद्र ने भी सिया की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में वो पल एकदम से दौड़ गया था कि जब किट्टू ने भी रुद्र से परेशान होकर अपने लिए सुसाइड करने का फैसला किया था, सुसाइड करने की कोशिश करी थी। बिल्कुल ठीक उसी तरह ये सिचुएशन भी हो चुकी थी। रुद्र भी किट्टू के साथ जबरदस्ती कर रहा था। नील ने भी अब उसे बचा लिया था और जब तक रुद्र को सच पता चला, किट्टू अपने हाथ की नस काट चुकी थी। कहीं ना कहीं रुद्र को अब समझ में आ रहा था कि संकल्प पर क्या बीत रही होगी, इस वक्त उसे क्या घबराहट हो रही होगी। बिल्कुल यही सिचुएशन रुद्र ने भी कभी फेस करी थी, बिल्कुल ऐसा ही दर्द रुद्र को भी हो रहा था। वो अच्छे से समझ रहा था कि संकल्प पर इस वक्त क्या बीत रही है। उसने एक नज़र अभी संकल्प की तरफ देखा जो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आज से पहले तो रुद्र ने संकल्प को ऐसे कभी भी नहीं देखा था, हमेशा से हंसता मुस्कुराता ही रहता था। संकल्प की आंखों में कभी भी किसी ने आज तक आंसू तक नहीं देखे थे, लेकिन आज तो संकल्प के साथ कुछ ज्यादा ही हद हो गई थी। सब ने उस पर बहुत गुस्सा किया था। संकल्प के साथ बस एक ही गलती थी, उसे सच्चा प्यार बाद में समझ में आया और फिर जब तक उसे प्यार समझ में आया तब तक सब कुछ बिखर गया था। कुछ सोचकर रुद्र ने भी रूहान को आगे से हटाने की कोशिश करी तो रूहान ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला कि पापा आप संकल्प को कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे आप मेरे भाई को, कुछ भी नहीं। बहुत हो गया है आप लोगों का, बहुत डांट लिया है आपने मेरे भाई को। मैं मानता हूँ संकल्प थोड़ी सी गलती कर बैठा है, अच्छा ठीक है मान लेता हूँ कि ज़्यादा गलती है उसने की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब संकल्प पर ही अपना गुस्सा निकाल लेंगे, सब उसे ही पीटेंगे। तो रुद्र ने भी रूहान को सुलगती हुई आंखों से घूर कर देखा और फिर उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा कि अभी बताया था ना मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है, समझा? तू मेरा बाप मत बन, हट यहाँ से, आजा बड़ा। संकल्प की साइड लेने वाला, ढंग से साइड भी नहीं ली गई तुझसे। रूहान अभी फिर से संकल्प के सामने आता हुआ बोलता है कि पापा बस बस बहुत हो गया है, जिया ताई ने कहा है ना कि सिया को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है, अभी उसे होश आ जाएगा। तो फिर आप ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो संकल्प के साथ? क्यों सब मिलकर मेरे भाई संकल्प के पीछे पड़ गए हो हाथ धोकर? इस बार निव्यांश भी रुद्र के सामने आता हुआ बोलता है कि बस बहुत हो गया है चाचू, अगर संकल्प से आप सबको इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, आप हमें बता दीजिए, हम अपने साथ लेकर चले जाते हैं इसे, आप रह लेना अपने भाई के साथ आराम से। इतना कहकर निव्यांश ने गुस्से में अपने पापा की तरफ देखा और फिर नील जो कि गुस्से से दांत पीसते हुए निव्यांश की तरफ देखकर बोलता है कि ये तेरी आंखें निकाल लूंगा मैं, समझा? तू मेरा दिमाग मत खराब कर, लेकर जाओ अपने भाई को अभी के अभी यहाँ से, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, वरना सब की पिटाई कर दूंगा। अभी निकलो यहाँ से मेरे कमरे से, समझे? तुम जितना तुम्हारी गलती को इग्नोर करता हूँ तुम लोग उतना ही ज्यादा मेरे सिर पर चढ़कर नाचते हो, बहुत ज्यादा कर लिया है तुमने अपनी मनमानी। रुद्र ने नील को शांत करवाते हुए प्यार से कहा कि मैं हूं ना, अब मैं हैंडल करूंगा, तुझे कुछ भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, समझा? तू शांत हो जा। फिर उसने शुभ की तरफ देखकर कहा कि नील को बैठा और पानी दे, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया है इसका।
तो शुभ भी अब आगे आया और फिर उसने नील की बाजू पकड़ी और फिर उसे एक चेयर पर प्यार से बैठा दिया। और वाकई में ये सब कुछ देखकर नील की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। रुद्र ने दोनों ही भाइयों को देखकर कहा कि तुम दोनों आगे से हटोगे या फिर मुझसे चाटा खाकर ही हटोगे, ऐसे तो तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो रोहान ने भी अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कहा कि पापा, पहले वादा करो कि संकल्प को आप एक बार भी नहीं मारोगे, और अगर आपने मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र ने रोहान की बाजू पकड़कर उसे एक साइड में ढकेला और फिर निव्यांश को गुस्से में देखकर कहा, तो निव्यांश भी एकदम से हट गया। तो रुद्र ने भी अगले ही पल संकल्प की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि तू बता क्या चाहता है तू। तो संकल्प अभी कुछ भी नहीं बोलता है, बस चुपचाप से खड़ा रहता है, क्योंकि वो खुद ही जानता था कि वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहा है। उसके दिल की स्पीड तो डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। उसे अब लगने लगा था कि उसने जो कुछ भी किया है वो बहुत ज़्यादा गलत किया है। उसने सिया को मौत की दहलीज तक लाकर खड़ा कर दिया है। संकल्प ने धीरे से अपने आंसुओं को पोंछा, उसे कंट्रोल करते हुए कहा कि कुछ नहीं चाहिए बड़े पापा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिया ठीक हो जाए और कुछ भी नहीं। फिर वो जैसा चाहती है वैसे ही होगा। मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना है, मैं कहीं दूर चला जाऊँगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। और फिर माफ़ी मांगने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। रुद्र देख रहा था कि संकल्प की आवाज़ में कितना ज़्यादा दर्द है और उससे भी ज़्यादा दर्द उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था, जिसे संकल्प छलकने भी नहीं दे रहा था। इस बार रुद्र ने संकल्प के गाल पर प्यार से हाथ लगाकर उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर बहुत ही प्यार से उसे देखते हुए पूछा कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना संकल्प, बता मुझे क्या चाहिए तुझे, तू क्या चाहता है वही होगा। क्या चाहता है तू, तेरे मन में क्या है? सिया से शादी करेगा तू? और ये सुनते ही बंदरों की टुकड़ी की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्र संकल्प से इतने प्यार से पूछ रहा है। रोहान ने अपने कान में उंगली डाली और फिर उसे हिलाने लगता है और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि पापा पापा मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने अभी, जरा फिर से बताना। तो रुद्र ने भी गुस्से में रोहान की तरफ घूर कर देखा और फिर दांत पीसते हुए कहा कि तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझा तू बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है? तू बार बार चुप हो जा, वरना तेरी अभी पिटाई हो जाएगी, पिट जाएगा तू मेरे हाथ से। रुद्र ने एक बार फिर से संकल्प की तरफ देखकर कहा कि बताओ मुझे, तू अगर सिया से शादी करेगा तो मैं वादा करता हूँ कोई भी बीच में नहीं आएगा, मैं खुद तेरी शादी सिया के साथ करवाऊंगा। करेगा ना तू सिया से शादी? संकल्प ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर रुद्र को अपने गले लगा लिया, लेकिन रोया अभी भी नहीं था। रुद्र ने भी अब अपनी पकड़ संकल्प पर कस दी थी और कहीं ना कहीं शायद ये उस बात का पश्चाताप भी था, जो बात रुद्र को बरसों से खटक रही थी। बरसों से उसके दिल में ये मलाल रहता था कि उसने किट्टू को बहुत तकलीफ दी है, उसकी भी तो यही हालत थी जो आज संकल्प की हो रही थी। उस वक्त रुद्र को नील ने संभाला था और फिर आज रुद्र संकल्प को संभाल रहा था और इतने में ही पीछे से शुभ भी बीच में बोल पड़ता है, ये क्या बात कर रहे हो रुद्र भैया आप, ये शादी होगी ही नहीं होगी ये शादी, आपके कह देने से मैं शिया की जिंदगी खराब नहीं कर सकता हूँ। इसके साथ शादी करके, इस लड़के से शिया की शादी करके एक अच्छी खासी लड़की की जिंदगी में नरक में नहीं ढकेल सकता हूँ, उसकी शादी इसके साथ नहीं होगी। रुद्र अभी शुभ की बातों का जवाब देता उससे पहले ही नील भी चेयर से उठकर बोलता है कि रुद्र यहाँ पर तू गलत है, तू हमेशा ऐसी ही गलती क्यों करता है, गलत डिसीजन ले रहा है तू। सिया की शादी संकल्प से नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सिया की मर्जी से होगी उसकी शादी, जहाँ वो चाहेगी वहाँ होगी उसकी शादी, वरना कभी भी नहीं होगी। मैं भी देखता हूँ कि कौन संकल्प की शादी सिया से करवाता है, मैं सिया की शादी संकल्प से नहीं करूँगा। रुद्र हाथ बांधकर नील के सामने खड़ा हो गया और फिर बोलता है कि मैं करूंगा सिया की शादी संकल्प से, और हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ तुम सब। तो नील ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि रुद्र ये लड़की इस हालत में है क्या जो तुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसकी शादी संकल्प से नहीं करना है। रुद्र बोलता है कि तुझे शायद संकल्प का दुख दिख नहीं रहा है, पर मुझे दिखाई दे रहा है इसका दर्द। शादी आज ही होगी और संकल्प के साथ ही होगी सिया की शादी। नील अभी आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले ही शुभ भी बीच में आकर बोलता है कि नहीं रुद्र भाई, संकल्प की शादी सिया
सिया के साथ नहीं होगी, बल्कि मैं तो इस लड़के की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। अब मुझे तो अब इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इस लड़के की वजह से ही एक लड़की सुसाइड करने पर मजबूर हो गई, इसकी वजह से ही सिया की ये हालत है। रुद्र ने एक ऐब्रो चढ़ाकर शुभ की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और बोलता है कि तू मुझे रोक लेगा? तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू मुझे रोकेगा? रोक ले अगर तू रोक सकता है। तुझे नहीं लगता है कि इस पूरी कहानी में मुझे कोई भी नहीं रोक पाया है, तो फिर तू क्या रोक पाएगा? मैंने जो डिसाइड कर लिया है वो अब कर लिया है। मुझे पहले वाला रुद्र बनने पर मजबूर मत करो तुम दोनों। इतना कहकर रुद्र ने पलटकर अभी संकल्प की तरफ प्यार से देखा और फिर बोलता है कि तू उठा सिया को, इसी मंडप में तेरे फेरे करवा देते हैं। अभी तेरे बाप ने भी तो ऐसे ही दिशा के साथ शादी की थी ना, तो फिर तो कुछ नहीं हुआ था। बंदरों की टुकड़ी के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। आखिर वो इंसान उनका साथ दे रहा था जिसकी कल्पना भी वो लोग कभी सपने में भी नहीं कर पा रहे थे। रुद्र तो कभी उनसे प्यार से बात तक नहीं करता था। बस रोहान ने संकल्प की बाजू पर हल्का सा हाथ मारकर कहा कि उठा लेना सिया को, जल्दी से उठा। अभी तो पापा का मूड बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। कुछ पता नहीं है जब स्टडी रूम में मीटिंग होगी तब इनका मूड कैसा हो जाएगा। जल्दी से उठा सिया को और शादी कर ले। इतना कहकर रोहान ने भी नील की तरफ देखा जो पहले से ही रोहान को अपनी सुलगती हुई आंखों से घूर रहा था। और अगले ही पल संकल्प थोड़ा सा आगे आया तो शुभ उसके सामने खड़ा होकर गुस्से से बोलता है कि अगर तू मुझसे पिटना नहीं चाहता है ना, तो फिर अपने बड़े पापा की बातों में मत आ, समझा? तो चुपचाप से निकल इस कमरे से अभी के अभी। जब तक इस लड़की की मर्जी नहीं होगी ना, ये शादी नहीं होगी, समझा? तो संकल्प ने भी अब हल्का सा मुस्कुरा कर रुद्र की तरफ देखा और बोलता है कि बड़े पापा। रुद्र ने भी अब बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखकर कहा कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम? अपने पापा को पकड़ लो ना। अब क्या सारी चीजें मैं ही हैंडल करूंगा? जाओ सबके सब अपने पापा को पकड़ो, अपने आप ही ये शादी हो जाएगी, किसी को भी कोई भी नहीं परेशानी आएगी। जल्दी से जाओ और इन लोगों को पकड़ लो। बस फिर क्या था, निर्भय ने जल्दी से अब निहाल को पकड़ लिया और फिर निव्यांश ने नील को पकड़ा। धैर्य ने भी शुभ को पकड़ लिया और निव्यांश से नील ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा था, इसीलिए उसने दक्ष की तरफ देखकर कहा कि दक्ष थोड़ी सी हेल्प कर दे यार, पापा तो बहुत ही ज्यादा छटपटा रहे हैं, इन्हें तो लग रहा 2 लोग ही पकड़ पाएंगे। दक्ष ने भी नामे गर्दन हिलाते हुए कहा कि अरे तेरे पास तो एक ही बाप है यार, मेरे तो 2 हैं, 2 मुझे तो 2 को पकड़ना पड़ेगा अकेले। तो निव्यांश बोलता है कि यार तू देख क्या रहा है, पकड़ ले जल्दी से जाकर। तो दक्ष ने भी अब अपने पापा की तरफ देखा जो काफी ज्यादा गुस्से में अभी दक्ष को ही देखे जा रहे थे। और फिर इतने में ही जय बोलता है कि मैं तो रुद्र सर की साइड में ही हूँ, तू अपने पापा को पकड़ ले, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। दक्ष को तो जैसे अभी जय का साथ मिला, उसने भी अब हिम्मत करके वीरू को पीछे से पकड़ लिया आकर, लेकिन वीरू का एक हाथ खुला हुआ था जिस वजह से उसने खींचकर दक्ष के गाल पर एक चांटा जड़ते हुए कहा कि शर्म नहीं आती है तुझे अपने बाप को पकड़ते हुए? तू अपने बाप को पकड़ेगा? अभी इतना बड़ा नहीं हो गया है, समझा? तू दूर हट मुझसे। तो दक्ष को भी एकदम से गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ गया था, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं बोला था, बस फिर से अपने पापा को जैसे तैसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इतने में ही एक और चांटा उसके गाल पर आकर जड़ गया था। दक्ष ने अभी वीरू को छोड़ दिया था और फिर अपने गाल पर अपना हाथ लगाकर मासूम सा चेहरा बनाकर अपने पापा को देखने लगता है। और तभी जय बोलता है कि यार तेरे तो पकड़ने का तरीका ही बहुत ज्यादा गलत है, ढंग से पकड़, हाथों को बांध ले, समझ आया तुझे अब? और तभी दक्ष ने भी वीरू के दोनों हाथों को बाहों में भरते हुए कहा कि बड़े पापा ऐसे जैसे आप बड़ी माँ को कभी कभी किचन में पीछे से पकड़ते हो, ऐसे ही ना। तो जिया को तो एकदम से हंसी आ गई थी, लेकिन उसने भी उसे आंखें दिखाते हुए आंखों ही आंखों में कहा कि जय तुमने ना बच्चों को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ कर रख दिया है, हर जगह बस अपना मुंह चलाते रहते हैं ये। तो जय अभी कुछ भी नहीं बोला था, चुपचाप से खड़ा हुआ था। इस मामले में थोड़ा सा शर्मीला भी था वो। तो वहीं दक्ष ने भी अब वीरू को अच्छे से पकड़ लिया था और वीरू जो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि दक्ष तू मुझसे पिट जाएगा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। ये क्या बदतमीजी है, तू क्या बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ? नील सर ने कहा है ना ये शादी नहीं होगी, तो मतलब ये शादी नहीं होगी। दक्ष बोलता है कि पापा कुछ तो शर्म करो आप, भला बेटियों की ससुराल में कौन इतना ज्यादा बोलता है? इतना कहकर तो उसने जिया की तरफ देखा और कहा कि बड़ी माँ समझाओ ना अपने देवर को, इतना ज्यादा पटर पटर क्यों करते हैं कि बेटी की ससुराल में ज्यादा नहीं बोलते हैं, थोड़ा चुप ही रहते हैं। जिया तो चुपचाप से हाथ बांध कर खड़ी थी और फिर बोलती है कि कह तो दक्ष बिल्कुल सही रहा है वीरू, मतलब बेटियों की ससुराल में हम लोगों को बोलने का कोई हक नहीं बनता है, कोई हक नहीं बनता है कि हम लोग यहाँ पर आकर किसी भी बात को लेकर बोलें। क्या वृंदा सही कह रही हूँ ना मैं? तो वृंदा बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप दीदी, आज तक तो हमने बेटी की ससुराल में कुछ भी नहीं कहा है, तो फिर आज हम क्यों कुछ कहेंगे? हम
हमारा तो कोई भी लेना देना नहीं है इनके परिवार से। पता नहीं वीरू क्यों इतना ज़्यादा उछल रहे हैं यहाँ पर। तो वीरू ने भी गुस्से में वृंदा की तरफ देखकर कहा कि कुछ तो शर्म करो, तुम्हारा दोस्त है, अपने दोस्त को समझाओ, समझाओ अपने दोस्त को। वृंदा ने भी नील की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें पता है रुद्र, तुम्हारे सारे डिसीजन मुझे गलत लगते थे, लेकिन ये डिसीजन मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सही है और बड़ा भी है। इतना कहकर उसने भी संकल्प की तरफ प्यार से देखा और कहा कि अब उठाना सिया को, तेरे पापा सही कह रहे हैं, तेरे बाप ने भी दिशा से ऐसे ही शादी की थी, ऐसे ही जबरदस्ती फेरे लिए थे, तो तू क्यों सोच रहा है। बस फिर क्या था, संकल्प को भी सबका सपोर्ट मिल गया। संकल्प ने जैसे ही सिया को अपनी गोद में उठाया वैसे ही निहाल बोलता है कि संकल्प गलती मत कर, तू उस लड़की की बेहोशी होने का फायदा मत उठा, समझा। तू वो बेहोश है तो तेरा मन जो आएगा तू वो करेगा उसके साथ, वो अगर चाहेगी तो ही तेरी शादी उससे होगी, समझा। तू ये कोई तरीका नहीं है शादी करने का। सुना ना तूने नील ने भी क्या कहा है। लेकिन संकल्प सुनना ही नहीं चाहता था किसी की बात, उसे तो बस रुद्र का सपोर्ट मिल गया था और फिर इससे ज्यादा उसे क्या ही चाहिए था। संकल्प ने भी बहुत ही प्यार से सिया के चेहरे को देखा जो बुरी तरह से दुख के मारे पूरी तरह से उदास हो चुका था। उसे अभी भी बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी सिया को अब संभाल लेगा। शादी तो अब वो सिया के साथ ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा सिया गुस्सा ही तो करेगी उस पर, थोड़े दिन उससे बात नहीं करेगी, वो सब कुछ झेल लेगा। और तभी निहाल ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा कि समझाओ, समझाओ अपने भतीजे को, गलती करने जा रहा है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो नव्या बोलती है कि देखो, हमने आज तक तुम लोगों के बीच में अपनी राय नहीं दी है, कुछ भी नहीं बोला है, जो तुम लोगों ने चाहा वही हुआ है। तुम लोग तो स्टडी रूम में बैठकर बहुत ज़्यादा पंचायत करते हो, कभी हमसे हमारी राय पूछी नहीं है ना, तो फिर आज क्यों पूछ रहे हो, आज क्यों मुझे कह रहे हो रोकने के लिए। तुम जानो और तुम्हारे ये बच्चे जाने, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बीच में बोलने वाला ही नहीं है, हम क्यों बोलेंगे। अवनी दी सही कह रही हूँ ना मैं। तो अवनी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो नव्या, हमसे तो आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है, तो फिर आज किस हक से हमें रोकने के लिए कह रहे हैं। तो दोनों ही भाइयों को जो मन करता है वो आराम से जाकर कर लेते हैं। अब धर्मवीर के बीच में लड़ाई हो गई है तो फिर हम क्या करें, हमसे कोई मतलब नहीं है। फिर उसने निव्यांश की तरफ देखकर कहा कि दक्ष को देख, उसे थप्पड़ लग गया है, तो हाथ मत छोड़ना अपने पापा का, समझा तू, वरना तू अपने पापा का एक थप्पड़ भी नहीं झेल पाएगा। निव्यांश भी अवनी की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ हाँ बड़ी माँ, मुश्किल से पकड़ रहा हूँ पापा को, आप थोड़ी हेल्प कर दो ना आकर। अवनी बोलती है कि सुना ना बुआ ने क्या कहा है अभी, ना तो हम तुम्हारी तरफ हैं और ना ही हम वानर सेना की तरफ हैं, हमसे कोई भी मतलब नहीं है। तो भाई अपना अपना खुद ही देख लो, कैसे क्या निपटाना है खुद ही निपटा लो, हम आज भी देख लेंगे वानर सेना जीतेगी या फिर बंदर की टुकड़ी जीतेगी। नील ने भी दांत पीसते हुए कहा कि चोरनी, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ, आओगी ना तुम मेरे पास फिर बताऊंगा तुम्हें। निव्यांश छोड़ दे मुझे, वरना सच कह रहा हूँ एक बार थोड़ी भी पकड़ छूट गई ना तेरी तो तुझे उठाकर अभी के अभी यहीं पर पटक दूंगा, समझा। तू छोड़ मुझे अभी के अभी, ये मत सोच कि तेरे बाप में अभी जान नहीं है। तो निव्यांश बोलता है कि जब तक आप पकड़म पकड़ाई का गेम खेलोगे ना तब तक तो मेरा भाई फेरे भी ले लिया होगा पापा, अभी तक तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने रोहान को देखकर कहा कि अबे मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। रोहान भी जल्दी से आगे आया और फिर उसने भी नील को पीछे से अच्छे से पकड़ लिया और फिर संकल्प को देखकर बोलता है कि अब सिया को उठाकर क्या वर्कआउट कराएगा क्या, जल्दी से उठा और मंडप में क्यों नहीं जाता है लेकर इसे, या फिर ये लोग छूट जाएंगे तब जाएगा। तो संकल्प भी जल्दी से उस कमरे से निकलकर सिया को लेकर चला गया और फिर उसके जाते ही रुद्र ने भी शुभ की तरफ देखा जिसे अरमान ने पकड़ा हुआ था और अरमान बोलता है कि अरे चाचू क्यों बुढ़ापे में आप इतनी ज्यादा जान लगा रहे हो, मुझसे ज्यादा जान नहीं है आपके अंदर, क्यों पापा सही कह रहा हूँ ना मैं। तो शोभित भी अब अरमान की तरफ देखकर बोलता है कि भाई देखो, मुझे तो नव्या की बात बिल्कुल सही लग रही है, मुझे भी नहीं लगता है कि हमें अपने बेटे की ससुराल में बोलना चाहिए, क्योंकि अब तो ये हमारे बेटे की ससुराल है ना, तो फिर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। अब ये तुम्हारा और बंदरों की टुकड़ी का भाईचारा है कि तुम किसका साथ देते हो और फिर किसका नहीं देते हो। इतना कहकर तो उसने रुद्र की तरफ देखा और बोलता है कि चलो रुद्र, बच्चों के फेरे भी देख लेते हैं हम। तो रुद्र और शोभित दोनों ही अब वहाँ से चले गए थे और फिर शुभ ने भी दिशा की तरफ देखा और फिर बड़बड़ाता हुआ गुस्से से बोलता है कि कल तक तो तुम संकल्प पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, आज कुछ बोलोगी नहीं क्या, ऐसे ही सन्नाटे में रहोगी तो देख लो ना तुम्हारा बेटा किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, क्या तुम बचाओगी नहीं किसी की ज़िंदगी। दिशा ने भी अब नरेन की तरफ देखा जो आराम से सोफे पर बैठ
बैठा हुआ इस नज़ारे को देख रहा था। तभी नरेन ने कहा कि दिशा, तुम्हारे पति की तो आदत ही है सब कुछ बोलने की, ये सब कुछ बड़बड़ाने की। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो बेटा, तुम तो शुरू से ही सिया को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी ना। तुम्हारी मर्जी पूरी हो रही, अब बहू बन जाएगी तुम्हारे घर की सिया तो तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। बाहर आओ, जाकर देखो, बच्चों के फेरे भी देख लो और खुशी भी मना लो। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में। इतना कहकर नरेन अपनी जगह से उठा और फिर उसने सौम्या को देखा और फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और सौम्या ने भी बड़े ही प्यार से अपना हाथ नरेन के हाथों में रख दिया। और फिर नरेन ने वानर सेना की बीवियों की तरफ देखकर कहा कि अब चलो बच्चों के फेरे भी देखते हैं, यहाँ पर इन लोगों की शक्ल देखने से क्या फ़ायदा है। अब तो सब मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ आ गए थे। बाहर जाने के बाद रोहान निव्यांश दोनों ने ही कहा कि पापा देखो, ज़्यादा हिलना मत आप प्लीज़, चलो हम भी बाहर चलकर संकल्प और श्रिया की शादी देख लेते हैं, प्लीज़ ज़्यादा परेशान मत करना बाहर निकल कर। इतना कहकर वो भी नील को पकड़कर जैसे तैसे बाहर ले आए थे। अरमान भी शुभ को लेकर बाहर की तरफ आ गया था और निर्भय भी निहाल को लेकर, दक्ष वीरू को लेकर, चारों ही जैसे तैसे अब उन्हें पकड़कर बाहर हॉल में आ गए थे। बाहर का नज़ारा बिल्कुल अलग ही था। पंडित जी जा चुके थे और धैर्य जो पंडित जी की जगह पर बैठा हुआ था उसने भी अब पंडित जैसा ही एक गमछा अपने कंधे पर टांगा हुआ था। धैर्य ने इस वक्त 3 पीस सूट पहना हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा फनी भी लग रहा था, मगर फिर भी उसने पंडित की पोजीशन संभाल ली थी। कहीं से भी वो पंडित तो लग नहीं रहा था। तभी धैर्य बोलता है कि संकल्प जल्दी से उठ जाओ। संकल्प जो कि जैसे तैसे अभी सिया को लेकर मंडप में बैठा हुआ था, धैर्य के कहने पर उठ गया था। और तभी नील ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि ऐसे ऐसे शादी नहीं होती है, समझा तू? ये पंडित कब से बन गया, इसे कब से आने लगे सारे मंत्र। इतना कहकर उसने नरेन की तरफ देखा तो नरेन ने कहा कि अरे मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंट, वक्त के आने पर कुछ भी कर सकता है। और फिर वैसे भी पंडित जी का काम करना कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, मेरा बेटा सब कुछ कर लेता है। मोबाइल से देखकर मंत्र ही तो पढ़ने हैं, सारे मंत्र पढ़ लेगा वो, मेरा बेटा पढ़ देगा, तुझे ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य ने भी अब नील की तरफ देखा और कहा कि बड़े पापा हल्के में मत लो मुझे, आप शायद भूल गए, 2 साल से ही मैं हरिद्वार में रहकर आया हूँ और फिर वहीं पर मैंने ये सब कुछ सीखा था, मुझे सब कुछ आता है। इतना कहकर धैर्य ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए थे और फिर मंत्र पढ़ने की स्पीड थोड़ी सी कम थी। कभी कभी बीच बीच में वो मोबाइल को भी देख लेता, क्योंकि मोबाइल में देख कर ही तो मंत्र पढ़ रहा था धैर्य। और तभी निव्यांश ने भी थोड़ा सा तेज आवाज में चिल्लाया कि अबे ओ मामा, इतने धीरे मंत्र पढ़ेगा तो फिर हम सब पिटेंगे, समझा तू? जल्दी जल्दी से मंत्रों को पढ़, अभी तो बस घर से रोहान को ही निकाला है, शादी होते ही हम सबको भी घर से निकाल देंगे, जल्दी जल्दी से मंत्र पढ़, समझा तू? ये सुनते ही नील ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि और किसी का तो पता नहीं, मगर निव्यांश तुझे तो मैं जरूर घर से बाहर निकालूंगा, समझा तू? छोड़ दे मुझे, तुझे शर्म नहीं आती है ये सब कुछ करके? ये सब मिलकर सिया के साथ इतना ज्यादा गलत कर रहे हैं और फिर तू है जो इन्हीं सबका साथ दे रहा है। तू कैसा भाई है, पागल हो गया है क्या तू? और सबसे ज्यादा बेकार तो तेरा ये रुद्र चाचू है जिसके अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है, जहाँ पर दिमाग चलाना चाहिए वहाँ पर बिल्कुल नहीं चलाएगा। रुद्र ने भी अपनी एब्रो चढ़ाकर नील की तरफ देखा और बोलता है कि रोहान नील के मुंह पर टेप लगा दे, बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा है। तो रोहान ने भी मुस्कुरा कर नील की तरफ देखा और फिर बोलता है कि बड़े पापा हो जाओ ना शांत, वरना टेप भी लगा दूंगा आपके मुंह पर, फिर मत कहना कि मेरे ऊपर टेप भी लगा दी थी तुम लोगों ने। नील बोलता है कि हमेशा तुम मुझे ऐसे ही पकड़ कर खड़े नहीं रहोगे ना तुम सबके सब, जब भी तुम दोनों की पकड़ से छूट गया ना तो सबसे पहले तुम दोनों की ही गुद्दी लाल करूंगा, मेरे हाथों से तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। संकल्प ने भी मुस्कुरा कर नील की तरफ देखा तो नील बोलता है कि ऐसे मत देख मुझे कुत्ते, उठ जा, मत कर उस लड़की की जिंदगी खराब। क्यों कर रहा है उस लड़की की जिंदगी खराब, हट वहां से कम उसकी मर्जी तो पूछ ले तू एक बार। संकल्प भी अब फेरे लेते हुए बोलता है कि अरे बड़े पापा उसकी मर्जी अजय थी और फिर अजय की जिंदगी में तो पहले ही कोई लड़की आ गई है, तो फिर फिलहाल तो सिया बिल्कुल अकेली हो गई है ना, और फिर इसके अकेलेपन को और खालीपन को तो सिर्फ मैं ही भर सकता हूँ, तो फिर मुझे तो ये अच्छा काम करना ही पड़ेगा। जानता हूँ थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे सिया को मनाने में, इतनी जल्दी ये नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूँ कि मेरा डिसीजन गलत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। इतना कहकर वो तो अब फेरे लेने लगता है और रुद्र, नरेन, जय, घर की सारी औरतें उन पर अच्छे से फूल बरसा रही थी, फूल फेंक रही थी और इन चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। शुभ भी गुस्से में बोलता है कि संकल्प सच कहता हूँ तू मेरे सामने आ गया ना तो फिर या तो तू यहाँ पर नहीं रहेगा या फिर मैं नहीं रहूंगा। रुद्र ने भी पलट कर अभी शुभ की तरफ देखा और बोलता है कि अगर मेरे बच्चों को हाथ भी लगा
दिया ना तो फिर सोच ले छोटे शेर, मैं तेरा क्या करूँगा, तेरी तो मुँह तोड़ दूंगा मैं, समझा तू। शुभ ने भी चिल्लाते हुए कहा कि रुद्र भाई कुछ तो शर्म करो, आप गलत का साथ दे रहे हो। आज आप कैसे गलत का साथ दे सकते हो, वो भी इतनी अकड़ कर साथ दे रहे हो। तो रुद्र बोलता है कि अगर मैं गलत होता ना तो फिर मिस्टर राठौड़ मेरे साथ में नहीं होते, अगर मैं गलत होता तो ना तो जय मेरे साथ में होता, और अगर मैं गलत होता ना तो फिर ये सारी औरतें भी मेरे साथ में नहीं होती, मैं अकेले यहाँ पर होता। मतलब मैं सही हूँ तभी तो सब मेरे साथ हैं, गलत इस वक्त तुम चारों हो। तो रुद्र ने भी फिर से वीरू को देखकर कहा कि और तू तू किस बात के लिए इतना ज़्यादा उछल रहा है इन लोगों के लिए, बता। वीरू बोलता है कि जो आप कह रहे हो ना वो बिल्कुल गलत है सर, और मैं नील सर को ऐसे नहीं देख सकता हूँ बिल्कुल भी। वृंदा आगे आती है और फिर वीरू की तरफ देखकर बोलती है कि तुम बड़े नील सर के चमचे बनते घूमते हो, बहुत ज़्यादा चमचे बन रहे हो तुम नील सर के। दक्ष, जब नील भैया के मुंह पर टेप लगेगी ना तो फिर थोड़ी सी टेप अपने पापा के मुंह पर भी लगा देना, कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं ये। अभी तो समझाया था ना कि बेटियों की ससुराल में ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी अकेले ही जुबान इतनी ज़्यादा उछाल रहे हैं, इतना ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है आपको, चुपचाप सर नहीं खड़े हो सकते। वीरू ने भी गुस्से में वृंदा की तरफ घूर कर देखा तो वृंदा बोलती है कि ये आंखें दिखाना मुझे भी आता है आपको, बाकी आंखें घर चलकर दिखाऊंगी आपको। ये सुनते ही सब हंसने लगे और फिर फाइनली संकल्प ने भी फेरे तो ले ही लिए थे। और फिर धैर्य बोलता है कि अब कन्यादान कौन करेगा। रुद्र बोलता है कि करवाना तो तेरे बड़े पापा से चाहता था मैं इस लड़की का कन्यादान, मगर क्या करूं, बड़े पापा तो करेंगे नहीं, तो फिर ठीक है मैं और किट्टू ही कर देते हैं इसका कन्यादान। इतना कहकर रुद्र ने भी किट्टू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और फिर किट्टू ने भी रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और थोड़ी ही देर में दोनों ने ही सिया का कन्यादान कर दिया। और फिर धैर्य ने भी अपने पापा की ओर देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि पापा पहले सिंदूर लगाते हैं या फिर मंगलसूत्र पहनाते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो नरेन ने भी अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहा कि तूने धानी को पहले क्या किया था, तुझे याद नहीं है क्या। तो धैर्य ने भी अब याद किया और बोलता है कि पहले तो सिंदूर लगाया था, और फिर उसने संकल्प की तरफ कुमकुम बढ़ाते हुए कहा कि अब वर वधु को सिंदूर लगाएगा, ले जल्दी से सिंदूर लगा दे सिया की मांग में। धैर्य की ऐसी बातें सुनकर संकल्प को बहुत ज्यादा हंसी भी आ गई थी और फिर उसने सिंदूर लिया और पूरा सिंदूर सिया की मांग में अच्छे से भर दिया। सिंदूर इतना ज़्यादा था कि सिया का आधा चेहरा तो सिंदूर में ही भर गया था और घर की सारी औरतें एकदम से खुश हो गई थी। किट्टू बोलती है कि तुझे पता है संकल्प, अगर सिंदूर चेहरे पर भी गिर जाए तो पति पत्नी में हमेशा ही प्यार रहता है, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ेगा तेरा और सिया का। संकल्प बोलता है कि हाँ हाँ बड़ी माँ, जानता हूँ तभी तो मैंने इतना सारा सिंदूर लेकर भरा है इसकी मांग में। इतना कहकर उसने घर की औरतों की तरफ देखकर अपनी आंखें मार दी। इतने में ही धैर्य फिर से बोलता है कि अब मंगलसूत्र पहनाइए। तो संकल्प ने भी अब सबकी तरफ देखा और फिर रोहान से बोलता है कि भाई मंगलसूत्र तो नहीं है। तो रोहान ने भी अब रूही की तरफ देखा और कहा कि रूही कमरे में जाओ, मैंने तुम्हारे लिए मंगलसूत्र खरीदा था, सोचा था कि तुम्हारा बर्थडे पर दे दूंगा तुम्हें, वही मंगलसूत्र लाकर इसे दे दो। तो रूही भी अब जल्दी से अपने कमरे में गई और फिर उसने कबर्ड खोला और उसमें से एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स निकाला। रूही ने उस ज्वेलरी बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही सुंदर सा मंगलसूत्र रखा हुआ था। रूही का मन बिल्कुल भी नहीं था कि रोहान का लाया हुआ वो मंगलसूत्र वो अभी जाकर संकल्प को दे दे, लेकिन अभी इस मंगलसूत्र की जरूरत संकल्प को सबसे ज्यादा थी। उसके पास तो पहले से ही मंगलसूत्र था। तो रूही भी अब बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से भागती हुई बाहर गई और फिर उसने वो मंगलसूत्र संकल्प के हाथ में रख दिया और अगले ही पल संकल्प ने भी वो मंगलसूत्र सिया के गले में पहना दिया। और फिर इसी के साथ धैर्य ने खुश होकर कहा कि जजमान मेरी दक्षिणा दे दीजिए, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या करेगा शुभ, निहाल, नील जब इन लोगों की पकड़ से छूटेगा, क्या रुद्र का फैसला बिल्कुल सही था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा धमाका होने वाला है, देखना बिल्कुल भी मिस मत करें।